चलिए आज हम लोग बात करेंगे सहारा स्कैम पर। सहारा स्कैम इन दिनों चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है कि सहारा के जो फाउंडर थे, सहारा की स्थापना करने वाले सुब्रतो राय, उनका हाल ही में निधन हुआ है। और जब वे सहारा बिजनेस कर रहे थे, सहारा के कार्यों का देखरेख कर रहे थे, उस समय 24,000 करोड़ का घोटाला, 24,000 करोड़ का स्कैम सामने आया था। इसलिए इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है सहारा स्कैम। तो ये सहारा स्कैम क्या था और सहारा स्कैम कैसे हुआ, इसका क्या असर पड़ा, सहारा स्कैम करने के क्रम में सुब्रतो राय ने क्या बिजनेस मॉडल अपनाया, सेबी के किन नियमों का सहारा श्री तथा कथित सहारा श्री, सुब्रतो राय को सहारा श्री कहा जाता था, सहारा श्री ने सेबी के किन नियमों का उल्लंघन किया, किन नियमों का उल्लंघन कर पैसे की उगाही की, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और इन्वेस्टर किस स्थिति में है, सेबी का क्या कहना है और सहारा ग्रुप कंपनी का क्या कहना है, सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ये सहारा स्कैम के बारे में संक्षेप में छोटा सा परिचय देते हैं। सहारा स्कैम है क्या? मूलतः छोटे छोटे कारोबारियों के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, बचतों को इकट्ठा करके, उसकी वसूली करके, उसकी उगाही करके अपनी कंपनी में लगाना और फिर नियमों की अनदेखी करके अपने कारोबार को आगे बढ़ाना। ठीक है, सेबी के नियमों का या वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ाना और इसी क्रम में शेयर बाजार से पैसे की उगाही का प्रयास करना बगैर सेबी के नियमों का पालन किए हुए। ठीक है, यही संक्षेप में इसका परिचय सहारा स्कैम का। सहारा स्कैम इसी तरह से हुआ है। ठीक है, तो सहारा के सुब्रतो राय के निधन से ये चर्चा में है। सहारा इंडिया ग्रुप के द्वारा 24,000 करोड़ का स्कैम चर्चा में है। तो जानने से पहले हम थोड़ी बहुत सुब्रतो राय के बारे में हम लोग जान ले और इनके करियर की शुरुआत है, उसी से ये स्कैम जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है वो देखिए। सुब्रतो राय का जन्म 1948 में अररिया बिहार में हुआ। गोरखपुर से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और प्रारंभ में वे जब अपनी कैरियर की शुरुआत करते हैं तो स्कूटर से स्नैक्स बेचा करते थे। तो स्नैक्स बेचा करते थे तो स्नैक्स बेचने वाले कौन होते हैं? स्नैक्स ये जिनको भी बेचते होंगे वे छोटे कारोबारी होंगे, चाय वाले, ठेले वाले, पान वाले, छोटे छोटे कारोबारी होंगे। तो इसी क्रम में स्नैक्स बेचने के क्रम में इनको छोटे छोटे कारोबारियों से परिचय हुआ और उनकी चिंताओं, समस्याओं की समझ इनमें हुई। उनके व्यवहार को, उनके स्वभाव को परखने का अवसर मिला। किसको? सुब्रतो राय को। और उन्होंने देखा कि छोटे कारोबारी जो है, ठेले वाले, दुकान वाले, इन लोगों की चिंता ये रहती है, ये जितना कमाते उतना खा जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बीच भविष्य की चिंता होती है कि भविष्य के लिए क्या करें, भविष्य हमारा अंधेरे में रहेगा। तो इन सभी को इन्होंने एक आश्वासन देना आरंभ किया कि आपका भविष्य हम सुरक्षित रखेंगे, और आश्वासन देना आरंभ किया और यहीं से एक बिजनेस मॉडल को इन्होंने आरंभ किया। छोटे छोटे कारोबारियों के बचत को उगाहना और उन्हें आश्वासन देना कि ब्याज, आकर्षक ब्याज सहित वापसी दी जाएगी, आपके भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा। और ये छोटे छोटे कारोबारियों के छोटी छोटी बचतों, यहां तक ये कहते थे 1 रुपये प्रतिदिन दीजिए हमें। समझ में आ रही बात? कि इसके कार्य के लिए उन्होंने 1974 में एक चिटफंड कंपनी, गोरखपुर की एक चिटफंड कंपनी का अधिग्रहण किया और 1978 में इसे नाम दिया सहारा इंडिया ग्रुप। क्या नाम दिया? सहारा इंडिया ग्रुप, सहारा इंडिया परिवार। अब इनका बिजनेस मॉडल समझ गए हुए थोड़ी बहुत। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्या था? निम्न वर्ग, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास की छोटी छोटी बचतों का निवेश करना, बचतों को उगाना और आश्वासन देना क्या? आकर्षक ब्याज, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, जितना बैंक में ब्याज देगा सरकारी बैंक उससे ज्यादा ब्याज देंगे, कि वह ब्याज सहित वापसी का वादा। अब डेली भी जमा कर सकते हैं, इन्होंने ऑप्शन भी दिया, डेली जमा कीजिए, फिक्स कीजिए, रेकरिंग कीजिए, आवर्ती कीजिए। ठीक है, और फिर जो छोटे कारोबारियों से, लोअर और लोअर मिडिल क्लास के लोगों से जो पैसा उगाही की गई, उन पैसों को इन्होंने विभिन्न कंपनियों पर लगाया, रियल एस्टेट में लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, स्पोर्ट्स में लगाया, इनकी आईपीएल की टीम भी थी। ठीक है, एयरलाइंस में लगाया, मीडिया में लगाया, मनोरंजन में लगाया, सहारा सिटी भी बनाया गया। ठीक है, और इन्होंने कई कार्यों के द्वारा अपनी क्रेडिबिलिटी को
बढ़ाने का प्रयास किया, अपने क्रेडिट को मजबूत करने का प्रयास किया। और जानते हैं बाजार में, मार्केट में क्रेडिट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और क्रेडिट बनाने के लिए, अपनी छवि को बनाने के लिए इन्होंने जैसे कि गरीब लोगों के बेटी की शादी करवा देना, या ये राष्ट्रवाद से प्रेरित कुछ कार्य करना। जैसे एक बार हुआ था क्या, पाकिस्तान का राष्ट्रगान पाकिस्तान के 43,000 लोगों ने एक साथ गाया था। तो जवाब में सुब्रतो राय ने अपने 12 लाख कर्मियों को से एक साथ जन गण मन गवाया था। समझ में आई बात? 12 लाख लोगों को, जिसमें कहा जाता है कि 1 लाख तो केवल लखनऊ में। हाँ, ये बात और कि इन्होंने 12 लाख लोगों को सहारा में रोजगार दिया। कितने लोगों को? 12 लाख। और रेलवे के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता यही कंपनी थी। कौन? सहारा इंडिया ग्रुप। तो बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी और बहुत पैसा इन्होंने इकट्ठा किया। और इनके ऐशो आराम, शानो शौकत बहुत चर्चे में है। अपने बेटों की शादी में 550 करोड़ रुपया खर्च किया था। और शादी में बड़ी बड़ी फिल्म हस्ती, राजनीतिक हस्ती के लोग जुटे थे। और खैर और अंत में तो न दोनों बेटे आए, न सब यात्रा में, न देखने के लिए अंतिम दिनों में। अकेले इनको अपना सफर अंतिम में समाप्त करना पड़ा। ठीक है, तो ये अपनी छवि को भी चमकाने का प्रयास करते थे, छोटे छोटे लोगों को की बच्चों को उगाहने का प्रयास करते थे। लेकिन संकट की शुरुआत कब हुई? संकट की शुरुआत 1996 में तब हुई जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने इनके फंडिंग की प्रोसेस को ये पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके उन्होंने ऑफिसर का ट्रांसफर करवा दिया। लेकिन संकट की शुरुआत 2008 से गहराने लगी। 2008 में एक मंदी आई, वैश्विक मंदी, जिससे पूरी दुनिया के कारोबार प्रभावित हुए थे, भारत भी प्रभावित हुआ। और मंदी का प्रभाव 2009 से भारत में भी दिखने लगा था। इसी क्रम में मंदी का सिंपल मतलब हुआ कारोबार का मंदा पड़ना। तो जब कारोबार मंदा पड़ेगा तो जो कारोबारी है वो अपना पैसा जहां पर भी जमा किए वो निकालने का प्रयास करेंगे। तो छोटे छोटे कारोबारी पैसे सहारा से पैसे निकालने का प्रयास करने लगे। तो अब निकालने वालों की संख्या ज्यादा हो गई और निवेश करने वालों की संख्या कम हो गई। ठीक है, तो कंपनी जो है वित्तीय संकट में फंसने लगी। कंपनी पर वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस गहराने लगा। अब कंपनी ने सोचा कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए, यानी शेयर बाजार में शेयर जारी करके पैसा उगाही किया जाए। ठीक है, तो शेयर बाजार में आईपीओ जारी करने के लिए सेबी को किसी कंपनी को प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्टस की सेबी द्वारा जांच की गई। सेबी जांच करती है, उसके बाद अनुमति देती है कि आप शेयर बाजार में आईपीओ जारी कर सकते हैं। तो सेबी ने जब जांच किया तो पाया कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज में 2 कंपनियां ऐसी है जिनकी फंडिंग में गड़बड़ी है, जिनमें की फंडिंग में सेबी के नियमों की अवहेलना की गई है। 2 कंपनियां कौन है? सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, दूसरा है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। दोनों कंपनियों ने ओएफसीडी के जरिए 2.5 करोड़ निवेशकों से नियमों की अवहेलना कर 24,000 करोड़ रुपए की उगाही किया। किसके जरिए? ओएफसीडी। ओएफसीडी क्या है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ओएफसीडी का फुल फॉर्म है ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, क्या? ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी ये एक डेट सिक्योरिटी है, ऋण पत्र है जो कंपनी जारी करती है। और आप अगर खरीदते हैं तो आपको 2 विकल्प रहता है। ऋण जितने अवधि की है वो अवधि पूरे होने पर आपको ब्याज सहित पैसा वापसी कर दी जाएगी, या आपके ऋण को, आपका जो पैसा है वो शेयर में निवेश कर दिया जाएगा। तो शेयर का जो लाभ है वो आपको मिलेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन। तो दोनों ऑप्शन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, या तो ब्याज ले ले या शेयर से जो प्रॉफिट मिलेगा वो ले ले। लेकिन ओएफसीडी जारी करने के लिए नियम क्या है कि अगर 50 से कम निवेशक को जारी करते हैं, क्या 50 से कम निवेशक को जारी करते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी पड़ती है। और 50 से अधिक निवेशक को जारी करते हैं तो सेबी से अनुमति, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर बाजार के रेगुलेटर है ना, से अनुमति लेनी पड़ती है। समझ में आई बात? तो यहाँ कितने इन्वेस्टर थे जिससे इन्होंने 24,000 करोड़ की उगाही किया? 2.5 करोड़। कितने? 2.5 करोड़। क्या लिखा है ना मैंने? 2.5 करोड़ इन्वेस्टर थे। देख रहे ना, 2.5 करोड़ इन्वेस्टर से 24,000 करोड़ रुपए की उगाही किया। किसके जरिए किया? ओएफसीडी के जरिए। और ओएफसीडी जारी करने के लिए क्या करना है?
अगर 50 से ज्यादा निवेशकों को ओएफसीडी जारी करते तो सेबी से अनुमति लेना है, लेकिन इन्होंने सेबी से अनुमति नहीं लिया। ये हो गया 24,000 करोड़ का स्कैम। क्लियर है? तो अब सेबी ने कहा कि 15% ब्याज सहित आप पैसा इन्वेस्टर को, निवेशकों को वापस कीजिए। कंपनी ने वापस नहीं किया और कंपनी चली गई प्रयागराज हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने राहत नहीं दिया सुब्रतो राय को, सहारा इंडिया को। फिर कंपनी गई कहां? सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय ने इसको कहा कि फंडिंग का स्रोत कहां है वो बताइए, तो क्लियरली ये बता नहीं पाए। अंततः 26 जनवरी 2014 को सुब्रतो राय गिरफ्तार कर लिए गए और फिर मां के निधन पर 2016 में पेरोल पर रिहा हुए थे। तब से रिहा ही थे और हाल में 75 वर्ष की उम्र में चले गए। ठीक है, तो ये था क्या? सहारा स्कैम। अब है स्कैम्स में जो प्रभावित निवेशक है जिन्होंने पैसा लगाया, उनका क्या? तो सेबी की तरफ से कहा गया है, वो कहा गया कि सहारा ने पहला किस्त 5,120 करोड़ रुपया लौटाया था। है कितना? 24,000 करोड़। लेकिन लौटाया, लेकिन निवेशकों से संबंधित दस्तावेज स्पष्ट नहीं किया कि निवेशकों का है, पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। और ये स्पष्ट करने के लिए क्या किया था? एक बार सहारा इंडिया ने, सुब्रतो राय ने 127 ट्रक से भरा हुआ कागज जाके सेबी के ऑफिस में लगा दिया। अब आप खोजते रहिए। क्लियर है? कोर्ट को भी फंडिंग का स्रोत नहीं बताया। तो ये सहारा कंपनी का कहना है कि हमने 90% पैसा निवेशकों को वापस कर दिया है। सेबी कहती है कि कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, फिलहाल सरकार निर्णय ले रही है, देखिए क्या होता है। तो ये माना गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा सहारा कंपनी में लगा हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए ये बनाने का प्रयास सहारा कंपनी के द्वारा चल रहा था। यही था सहारा स्कैम। ठीक है, सुब्रतो राय जो बहुत जाने माने और सबसे रईस लोगों में से एक थे, उनके द्वारा ये स्कैम को अंजाम दिया गया और ये स्कैम अभी भी विवादित है। और लेकिन अंत में क्या होता है, इसका एक रोमानी पहलू ये है कि घोटाले से पैसा अर्जित करके उन्होंने एक बड़ा अंपायर खड़ा किया और अपने शान शौकत को काफी ऊंचे दर्जे पर पहुंचाया, लेकिन अंत में कुछ भी हाथ नहीं आया। जो उनके दोनों बेटे थे, जिन दोनों बेटों के लिए उन्होंने जीवन भर ये सब कार्य किया, अंत में दोनों बेटे सब यात्रा में शामिल नहीं हुए। दोनों बेटे कहाँ थे? मैसिडोनिया में, वहां के नागरिक थे, वहां अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। इसलिए कहा गया है क्या? याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ओके।